दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ग्लोबल साउथ की विभिन्न समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया है ताकि ग्लोबल साउथ के सामने उपस्थित विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सके। ग्लोबल साउथ के ही सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है समुद्री सुरक्षा से संबंधित, जो इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा ग्लोबल साउथ में समुद्री सुरक्षा की चुनौती। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिससे ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। फिर हम उन चुनौतियों को जानेंगे जो ग्लोबल साउथ की एक के समुद्री सुरक्षा से संबंधित नई चुनौतियों को प्रतिबिंबित करती हैं। ये नई चुनौतियां समुद्री क्षेत्र से संबंधित क्या हैं, इनको जानेंगे और इनके समाधान के लिए किस प्रकार से एक रचनात्मक मॉडल अपनाने की आवश्यकता है जो पारंपरिक मॉडल से भिन्न प्रकार का मॉडल होगा। इस मॉडल को लागू करने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों के भीतर देशों के आपसी तालमेल के अभाव को, आपसी सहमति के अभाव को जानेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ है और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर द हिंदू न्यूज़पेपर से है और खबर है द चैलेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का आप सामान्य मतलब समझिए कि पृथ्वी के सामान्य तौर से विषुवत रेखा के दक्षिण में उपस्थित देश, या आप इसका मतलब इससे भी लगा सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति पाए हुए देश, जहां पर विकास की दशाएं कम विकसित है, यानी विकासशील देशों को इसमें शामिल कर सकते हैं। विकासशील देश, कम विकसित देश और अल्प विकसित देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसकी सामान्य रेखा अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस तरह से पूरा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको सहित और यहाँ भारत और चाइना सहित ये ग्लोबल साउथ में आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इससे बाहर रहते हैं। सामान्यतः इन देशों में आपको आर्थिक समृद्धि दर भले ही वर्तमान में एक उच्च आर्थिक समृद्धि दर देखने को मिले, लेकिन विकास की कमतर दशाएं देखने को मिलेगी, आय असमानता देखने को मिलेगी और समृद्धि से संबंधित विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलेंगी। 1969 में ग्लोबल साउथ शब्द सबसे पहले दिया था कार्ल ओग्लेस्पी द्वारा यह शब्द दिया गया था और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह शब्द लगातार प्रमुख होता चला गया। हाल ही में यूक्रेन की घटना के बाद, यूक्रेन और यूएस के युद्ध के बाद जिस प्रकार से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों ने नेटो का समर्थन नहीं किया और उसके बाद ये ग्लोबल साउथ शब्द फिर से एक बार चर्चा में प्रमुख हो उठा। इस ग्लोबल साउथ की विभिन्न समस्याओं का प्रतिनिधित्व भारत अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कर रहा है। हाल ही में भारत में सितंबर में संपन्न G20 की बैठक में भी लगातार भारत ने ग्लोबल साउथ की समुद्री संबंधी चुनौतियों को उठाया है। इसी संदर्भ में ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि समुद्री क्षेत्र से संबंधित ग्लोबल साउथ के सामने नई चुनौतियां क्या है। जैसे समुद्री क्षेत्र से संबंधित जो वॉरफेयर है वो अपने नए स्वरूप को ले रहा है। जैसे चाहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में या साउथ चाइना सी में चाइना द्वारा अपनाई गई आक्रामक नीति के तहत साउथ चाइना सी में मिलिट्री मिलिशिया की तैनाती हो, या फिर काला सागर में यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ अपनाई गई असिमेट्रिक स्ट्रेटजी हो, या फिर एक ग्रे एरिया वॉर, ग्रे जोन वॉरफेयर की स्थिति हो। ये एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है जो शांति और युद्ध के बीच की स्थिति है, जहां पर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स आपस में एंगेज रहते हैं किसी ना किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में। तो चाहे ग्रे जोन वॉरफेयर हो या फिर ड्रोन के माध्यम से होने वाले समुद्री क्षेत्र में आपस में लड़ाई हो, तो ये सारे आधुनिक व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, समुद्री खतरे को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ गैर पारंपरिक खतरे हैं
गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल खतरे हैं जो वर्तमान में उभरे हैं और खास तौर से ग्लोबल साउथ की ही समस्या को अभिव्यक्त करते हैं। वे खतरे कौन से हैं? जैसे अवैध मछली पकड़ना, जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे समुद्री प्रदूषण, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी और जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव। आप जानते हैं कि कम विकसित या विकासशील देशों की उतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो जलवायु परिवर्तन या समुद्री डकैती या फिर अवैध मछली पकड़ने से संबंधित समस्याओं और इससे होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने में उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए। इसलिए इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अधिक पूंजी, संसाधन और विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। तो जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खास तौर से ग्लोबल साउथ के बीच इन समस्याओं के समाधान के लिए एक सहयोग की स्थिति उत्पन्न की जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक सहमति क्रिएट की जाए ताकि फंड की भी एक सामान्य व्यवस्था क्रिएट की जा सके। हाल ही में भारत ने G20 2023 जो सितंबर में भारत में हुआ, इसके दौरान भी ग्लोबल साउथ के सामने उपस्थित सामुद्रिक चुनौतियों पर अपना नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कामकाजी खाका, एक रूप कामकाजी खाका यानी फंक्शनल टेम्पलेट अभी तक नहीं बन पाया है। और साथ ही इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि तटीय क्षेत्र यानी ऐसे राज्य क्षेत्र, ऐसे नेशन स्टेट जहां पर जिनकी सीमा समुद्री क्षेत्रों से लगती है, वे अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके सुरक्षा संबंधी इन मांगों को विकसित देशों द्वारा लगातार इग्नोर किया जाता है। इसलिए सतत विकास लक्ष्य इनके लिए पूरी तरह से अवास्तविक बने हुए हैं। ग्लोबल साउथ की यह धारणा है कि चाहे वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हो, चाहे साउथ चाइना सी में हो, विकसित देशों के बीच और अलग अलग प्रतिस्पर्धी देशों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिस प्रकार की तनाव चल रहा है, इससे विकासशील देशों को हानि ही होनी है क्योंकि उनकी समुद्री संबंधी चुनौतियों के समाधान की दिशा में वो किसी भी प्रकार से कोई कदम नहीं उठाता। आज की जो समकालीन सुरक्षा संबंधी चुनौती है वो पर्यावरण से संबंधित है, आर्थिक है और मानव सुरक्षा लक्ष्यों से संबंधित है। पर्यावरण, आर्थिक और मानव सुरक्षा लक्ष्य की जो चुनौती है, इसका समाधान कोई भी एक देश अपने स्तर पर नहीं कर सकता। अलग अलग देशों के बीच सहयोग स्थापित होना जरूरी है। कोई एक देश पर्यावरण की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक समस्याओं का समाधान एक देश द्वारा नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का, खासतौर से नॉन स्टेट एक्टर्स की जो भूमिका सुरक्षा से संबंधित बढ़ती जा रही है, जो चुनौती बढ़ती जा रही है, उसका समाधान भी कोई एक देश नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि प्रबंधन स्थापित किया जाए अलग अलग देशों में, खासतौर से अगर ग्लोबल साउथ को अपनी समस्याओं का समाधान करना है। तो ग्लोबल साउथ के सामने प्रबंधन चुनौतियां भी हैं क्योंकि विभिन्न एजेंसीज के बीच और विभिन्न नीतियों के बीच एक रूपता स्थापित करना और अंतर संचालनीयता स्थापित करना, इंटरऑपरेबिलिटी स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। ग्लोबल साउथ की यही एक प्रमुख चिंता रिफ्लेक्ट करता है। इसी से एक चिंता निकलती है कि एशिया और अफ्रीका के जो तटीय राज्य हैं, उनमें कानून प्रवर्तन की जो क्षमताएं हैं, उसमें भी असमानता है। असमानता होने के कारण उनमें समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। हर स्टेट की, हर एक नेशन स्टेट की अपनी अपनी क्षमताएं हैं और उसके कारण एक समन्वय स्थापित करना समस्याओं के समाधान की दिशा में मुश्किल होता है। तो इस प्रकार की ये चुनौतियां हैं। रचनात्मक मॉडल का क्या मतलब है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए जो पुराना मॉडल चला रहा है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण चला रहा है, उससे भिन्न एक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह दृष्टिकोण कठोर सैन्य कार्रवाई और कानून परिवर्तन से अधिक की डिमांड करता है। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कैसी डिमांड करता है? सबसे पहले तो ये कि जो तटीय क्षेत्र है उनका विकास सुनिश्चित किया जाए, वहां स्थित लोगों की आजीविका के बेहतर साधन डेवलप किए जाएं ताकि आर्थिक समृद्धि को डेवलप किया जा सके। तब इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और इसको रिफ्लेक्ट करता है, इसको प्रतिबिंबित करती है भारत का समुद्री विजन, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जो कि एक 10 वर्षीय खाका प्रस्तुत करता है और मुख्य तौर से तटीय क्षेत्रों में बसी जनसंख्या की आजीविका और विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत विकासात्मक मॉडल को अपनाया गया है
जैसे बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जल मार्गों का निर्माण करके ये अपनी तटीय जनसंख्या को, उसकी आजीविका को और उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहता है। इसी प्रकार से अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ढाका, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ढाका आधिकारिक दस्तावेज जारी किया, जो वस्तुतः समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर ही केंद्रित है और लोगों की आजीविका को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसी प्रकार से अफ्रीका भी संपन्न नीली अर्थव्यवस्था की बात करता है और सुरक्षित समुद्री क्षेत्र की बात करता है, जो वस्तुतः लोगों की अंततः विकासात्मक आवश्यकताओं को ही पूरा करने से संबंधित है। लेकिन इससे दक्षिणी समुद्र में चुनौतियों में कमी नहीं आई। दक्षिणी समुद्र में चुनौतियों में कमी ना आने का मतलब है कि ये मॉडल तो बना दिए गए, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो विकासात्मक दृष्टिकोण से उठाए गए कदमों से भिन्न से उनका समाधान नहीं किया जा सकता। जैसे अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ जो लड़ाई है, अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेट द्वारा अपने मछुआरों को उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक, फिशिंग टेक्निक से समृद्ध किया जा रहा है और इसको सब्सिडी के माध्यम से भी किया जा रहा है। जैसे बॉटम ट्रोलिंग, शीन फिशिंग, जो जिनका समुद्री प्रदूषण पर बहुत ही, समुद्री प्रदूषण को बढ़ाने में बेहद अहम रोल हो जाता है। तो इनसे संबंधित ये जो पूरा विजन है, ये वस्तुतः अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई को एक भिन्न स्तर पर लड़ना होगा। ये विजन इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसी प्रकार से तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी एक जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग देशों की, उनके बीच एजेंसियां हैं, उनके बीच एक अंतर संचालनीयता को बढ़ाना होगा और नीतियों में एक रूपता स्थापित करनी होगी। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं स्टेट की सब्सिडी नीतियां कहीं समुद्री प्रदूषण को तो नहीं बढ़ा रही है। भारत का जो इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल है, वो इसके अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रचनात्मक मॉडल के अंतर्गत क्यों महत्वपूर्ण है? ये वस्तुतः भारत द्वारा 2015 में शुरू की गई पहल, जिसको हम सागर पहल के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसी का विस्तारित फॉर्म है भारत की इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल। यह भी रचनात्मक मॉडल को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत सामुद्रिक पारिस्थितिकी का विकास करना, समुद्री संसाधनों का विकास करना, क्षमताओं का, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, आपदा जोखिम में कमी करना और समुद्र की कनेक्टिविटी, समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाना शामिल है। ये 7 स्तंभों पर खड़ी हुई योजना है और अलग अलग देश, इवन पश्चिमी देश भी इस योजना का समर्थन करते हैं। तो ये इस प्रकार के रचनात्मक मॉडल हैं जो ग्लोबल साउथ की समुद्री संबंधी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी को लागू करने में सबसे बड़ी समस्या है कि एक सहमति का अभाव है। सहयोगात्मक रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि समुद्री एजेंसियों की अंतर संचालनीयता में सुधार करने की आवश्यकता होगी, खुफिया जानकारी को साझा करना होगा और क्षेत्रीय नियम आधारित व्यवस्था पर भी एक सहमति बनानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग देशों की अपनी अपनी सुरक्षा आवश्यकताएं हैं और अलग अलग एजेंसियां अपनी खुफिया जानकारी को साझा करने से बचती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक और रणनीतिक जो एक पक्ष है वो इससे कहीं ना कहीं कमजोर ना हो जाए और जो समुद्री चुनौती से लड़ने में एक बहुत कमजोरी साबित होता है। इसीलिए जरूरी है कि समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए एक एकीकृत रूप की जरूरत है। एकीकृत रूप का मतलब क्या है? एक रूपता की जरूरत क्या है कि अलग अलग एजेंसियों के बीच, जो अलग अलग व्यवस्थाओं के बीच, अलग अलग देशों की, उनके बीच एक अंतर संचालनीयता को बढ़ाया जाए, उनके बीच सहयोग को बढ़ाया जाए ताकि वो एक रूप होकर एक दिशा में कदम उठा सकें। और यहीं पर एक विडंबना भी निकल करके सामने आती है कि किस प्रकार से जो गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा के समाधान के लिए रचनात्मक समाधान की हम बात करते हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग देश बात करते हैं आजीविका को बढ़ाने की, समुद्री क्षेत्र में स्थित, या आप कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्र में स्थित
लोगों की आजीविका को बढ़ाना और उसके माध्यम से समुद्री चुनौतियों का समाधान करना, और दूसरी तरफ अलग अलग देश राजनीतिक और रणनीतिक स्वायत्तता की भावना भी रखते हैं। राजनीतिक और रणनीतिक भावना की स्वायत्तता कहां रिफ्लेक्ट होती है? जब वो एक दूसरे देशों के साथ, एक दूसरे के साथ जो खुफिया जानकारी है वो साझा नहीं करते, क्योंकि इससे उनके राजनीतिक और रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। तो एक तरफ तो रचनात्मक समाधान के अंतर्गत जरूरी है कि सहयोग स्थापित किया जाए, नीतियों में एकरूपता स्थापित किया जाए, और दूसरी तरफ यह सहयोग स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक और रणनीतिक स्वायत्तता की भावना का है। तो ये एक गहरी विडंबना है इस समुद्री चुनौती के समाधान के अंतर्गत। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ग्लोबल साउथ के अंतर्गत सामान्यतः निम्न में से किस या किन देश या देशों को शामिल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, ब्राजील, चीन या अफ्रीकी महाद्वीप के देश। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, केवल 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।